Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, tonight 9 p.m. we start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, करें. सचिन, अंकित, साइनी, सायरा, अर्जुन, मयंक, निखिल, गौरव, नंदन, जस्ट मूव फॉरवर्ड. ऑडियो वीडियो में कहीं भी दिक्कत है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड लॉगिन करो, मोबाइल से कैमरा इंटरनेट की स्पीड से इंटरनेट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है तो क्लास में गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है और मंगल या बुध को मैं सारे जवाब अपलोड करता हूं. लास्ट वीक के भी बाकी मुझे पता है, वो सब एक साथ निपटाता हूं. तो लास्ट पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके लास्ट 2 लेक्चर बाकी है, आज एक कल है. और इसमें मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स जनरल नॉलेज मेमोराइजेशन ज्यादा है, कांसेप्ट्स कम है, इसलिए गाड़ी तेज चलती है. अभी अब तक हमने ये बाहुबली ने पैदा हो गया, खाना खा लिया, दरअसल सफारी स्कूल चला गया, 3 इडियट्स कॉलेज चले गए, वरुण धवन को स्किल मिल गया, पीपी लाइव वालों की गरीबी हट गई. अब चलते हैं गली बॉय वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, एससी एसटी ओबीसी वगैरह के लिए क्या योजना है, ये सब आज देखेंगे. इसका भी हैंडआउट आपके कोर्स पेज पे अपलोड हो गया है, बेल आइकन दबाएं, वहां पर राइट हैंड से साइड बार खुलती है, वहां से मिल जाएगा. अभी ये जो पिलर 6 है और उसके अंदर ये 6D, माइनॉरिटी, एससी एसटी ओबीसी, विमेन चिल्ड्रन, पीएच एलडर, अदर्स, इन सब के लिए क्या क्या योजना है, बेसिकली वो ये हैंडआउट में है. ये हैंडआउट का एक पर्टिकुलर लॉजिकल फ्लो है. इसमें शुरुआत में आपको मिलेगा, मान लीजिए एससी समुदाय, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या संविधान में लिखा है, उसके बाद आएगा लीगल प्रोटेक्शन, कौन कौन से कानून है, उसके बाद आएगा सेंसस डेटा कि कौन से स्टेट में ज्यादा आबादी है. अब आपके सेंसस 2011 का भी क्या ही है, देखिए वो नॉन आईएएस एग्जाम सीडीएस सीएपीएफ स्टेट सर्विस में पूछते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एंगल है आपके, तो लक्ष्मीकांत में दिया ही है, आई एग्री. लेकिन आप जानते हैं लक्ष्मीकांत की 2 बुक है, एक तो है पॉलिटी की, फिर एक उसकी और है गवर्नेंस की. तो ये जो सब वीकर सेक्शन है उनकी प्रोटेक्शन की कुछ चीजें उस किताब में दी है जो पॉलिटी की बुक में नहीं है. तो मैंने ये किया कि मैंने सिर्फ लिस्ट कंपाइल किया कि ये आर्टिकल, ये संस्थाएं, ये कानून है. आपको उसके आगे तो पॉलिटी और आपके सब्जेक्ट में पढ़ना ही है. ये रैपिड रिवीजन के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, कि तुरंत नजर के सामने लगे क्या चाहिए वीकर सेक्शन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजन क्या है और कौन सी योजनाएं चलती है. तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पढ़ाने नहीं बैठूंगा, आपको खुद से रटना है, हैंडआउट में दिया है. सबसे पहले शुरू करें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय. इसके नीचे डिपार्टमेंट कोई नहीं, सरकारी कंपनी एक है, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो आप समझ सकते हैं कि एनबीएफसी जिनको लोन देगी. कानूनी संस्था 2 है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज और दूसरा है वक्फ काउंसिल, तीसरा एक हज कमेटी भी है, उनके बारे में पॉलिटिकल गवर्नेंस में और देखा. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है आर्टिकल 350 बी में, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषा के हिसाब से अल्पसंख्यक उनका जो कमिश्नर है. अब यहाँ पर ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है, उसके द्वारा फिर बताया गया कौन कौन सी माइनॉरिटीज है. तो इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है पॉपुलेशन के हिसाब से. पारसियों की आबादी बहुत कम हो रही है, तो उनकी आबादी बढ़ाने के लिए योजना है जियो पारसी, कि मान लो उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो आईवीएफ ट्रीटमेंट का सरकार पैसा देगी वगैरह. तो दैट इज पारसी एंड जियो पारसी स्कीम. ऑर्गेनाइजेशन तो सब माइंड में आपके हैंडआउट में दिया, वो देख लेना. अब आप याद करो पिलर 2D योजनाओं के प्रकार. तो सरकारी योजना 2 जात की होती है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम कि जहां पर योजना का सारा पैसा यूनियन देता है. फिर दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स, मतलब जहां यूनियन और स्टेट थोड़ा पैसा देते हैं. उसके अंदर 2 जात की योजना थी, कोर ऑफ द कोर स्कीम, अति महत्वपूर्ण योजना है, और दूसरी थी कोर स्कीम, जैसे ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ग्राम सड़क, स्मार्ट सिटी वगैरह. फिर आज जो हम पढ़ेंगे वो लगभग सारी योजनाएं कोर ऑफ द कोर स्कीम का हिस्सा है. चाहे वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो पिलर 1D में देखा था, गरीबों को सीधा इंश्योरेंस पेंशन का पैसा मिले, कल देखा था मनरेगा 100 दिन का रोजगार मिले, फिर अभी आज देखेंगे एससी एसटी माइनॉरिटीज और वल्नरेबल ग्रुप्स के उत्थान की योजना. सो दीज आर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स. ये क्या है, पिलर 2D में हम देख चुके हैं. अब माइनॉरिटीज का सर्वांगीण विकास, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक स्ट्रक्चर कमेटी बनाई थी कि मुसलमानों की क्या स्थिति है. उस हिसाब से उन्होंने शुरू किया प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज एंड मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. वो बेसिकली ये है कि पुरानी योजना ठीक से लागू करो और कुछ और पैसा दे दो स्कूल स्कॉलरशिप के डेवलपमेंट लोन के लिए. फिर मोदी सरकार आई, उन्होंने कहा आपसे ये चीज को हम कहेंगे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. जन विकास कार्यक्रम कि ऐसे गांव जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन 25% से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा वहां पर पैसा देंगे, कम्युनिटी हॉल, मार्केट शेयर, वाटर टॉयलेट वगैरह, और कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए साइबर ग्राम योजना भी करेंगे. तो ये जो पूरी चीज हुई माइनॉरिटीज के लिए, उसे कहा गया कोर ऑफ द कोर स्कीम. यूनियन भी पैसा देगा, स्टेट भी पैसा देगा. फिर माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारी अलग-अलग स्किल डेवलपमेंट टाइप योजनाएं थी. सीखो और कमाओ. उस्ताद, मतलब मान लीजिए वो कुछ साड़ी, लॉक, कारपेट कुछ बनाते हैं, तो उसके जो उस्ताद होंगे वो दूसरों को सिखाएं, मतलब ट्रेनर डेवलपमेंट प्रोग्राम. हमारी धरोहर मतलब कल्चर प्रिजर्वेशन. फिर नई रोशनी, तो लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर वीमेन. नई मंजिल तो मदरसा पास आउट उनको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कुछ और एनआईओएस का एग्जाम देके 8वां या 10वां स्टैंडर्ड का आप सर्टिफिकेट देंगे ताकि वो सब जगह जॉब कॉलेज एडमिशन में अप्लाई कर सके. ये सब चल रहा था. तो ये सब जो मैंने आपको बताया, सरकार ने कहा अब ये सब एक छतरी के नीचे है, और उस छतरी का नाम है, क्या नाम है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी पीएम विकास स्कीम. पीएम विकास स्कीम तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे सर्वांगीण विकास में क्या था, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, वो बन गया जन विकास कार्यक्रम. फिर छोटी मोटी और सारी योजनाएं थी, वो सब हो गया ये प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम, विकास स्कीम. तो और भी छोटी छोटी योजनाएं, वो आपको जितना याद रहे वो आप याद रखना, नहीं याद रहे तो बाकी सब्जेक्ट याद करना. तो माइनॉरिटीज डन. ईयर बुक इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एंगल आप हैंडआउट से देखेंगे, पुलिस डेवलपमेंट की योजना, एजुकेशन, क्राफ्ट, स्किलिंग, कल्चर की सारी योजना, तो एक ही नाम है, पीएम विकास के नीचे सब आ गया. तो माइनॉरिटीज ओवर. शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स में भी सेम फॉर्मेट. यहाँ पर मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके नीचे संस्थाओं में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब प्राइवेट नाम की संस्था है. ये समझो एफसीआई जैसा काम करती है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स ने चिरौंजी, आंवला, महुआ जो भी कलेक्ट किया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, गौण वन उपज, उसको वो खरीदता है. तो ऐसी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके लिए सरकार एमएसपी तय करेगी अलग से, और इन सबका कैसे अच्छे से कलेक्शन करना है, कैसे इसको मार्केट करना है, उसके लिए वन धन योजना है, वन धन योजना. फिर शेड्यूल ट्राइब के सर्वांगीण विकास के लिए ट्राइबल सब प्लान है, और एक वन बंधु कल्याण योजना है. वन बंधु कल्याण में सब कुछ, आपको आवास देंगे, रोड देंगे, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, कल्चर, हेल्थ, सब कुछ किया जाएगा. दिन याद रखने 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, जो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर है, और म्यूजियम भी बनाया गया रांची में. फिर क्या 9 तारीख वर्ल्ड ट्राइबल डे, हालांकि उससे ज्यादा ये अपना खुद का राष्ट्रीय दिवस है, उसको याद रखें, वो इंपॉर्टेंट है. तो वन बंधु कल्याण योजना मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ करेंगे. तो उसकी छोटी छोटी जो और योजना होगी उसके ऊपर ये छतरी है, अम्ब्रेला स्कीम है, और इसलिए कोर ऑफ द कोर स्कीम है, अति महत्वपूर्ण योजना है. इसमें सिकल सेल एनीमिया, उसके लिए भी खास कार्यक्रम होंगे, क्योंकि कुछ कारणों से शेड्यूल ट्राइब में ये रोग ज्यादा पाया जाता है, तो उसका ज्यादा अवेयरनेस करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे. फिर मैंने आपको बताया टैमरिन मतलब इमली, महुआ, चिरौंजी, आंवला, ये सब है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, गौण वन उपज. तो सरकार इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेगी. हालांकि डू नॉट मिक्स इट विद द एग्रीकल्चर वाला एमएसपी, वो अलग चीज है, ये ट्राइबल मिनिस्ट्री अलग से करती है. और फिर ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी कैसे अच्छे से कलेक्ट करें, मार्केट करें, इसके वास्ते एक वन धन विकास केंद्र और वन धन योजना है.
मित्रों ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह में जरावा, शोम्पेन ये सब जो है वो क्या है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीएस। तो एक लेबर कमीशन बना था, उन्होंने पाया कि ये लोग जो रहते हैं एग्रीकल्चर से भी पुराने जमाने में क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग, लोग शिकार करते जंगल में से ये फल फ्रूट तोड़ के खाते। तो ये लोग उस स्थिति में है, एक्सट्रीम आइसोलेशन, चाइनीज फ्रॉम द आउटसाइडर, नेग्लिजिबल लिटरेसी, साक्षरता ना के बराबर, पॉपुलेशन भी कम हो रही है, इसलिए इनको पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहते थे, फिर हटा के बोला पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब इनके बारे में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा, आई गिव यू 40 सेकंड्स, लगाओ तुक्के फिर वोटिंग लाइन करते हैं। टेन मोर सेकंड्स। हाँ, तो आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। ऑप्शन ए बी स्किप भी कर सकते हैं। आयुषी, प्रभात, रानू, अंशुल, मुनीश, हर्षित, मधुकर, कुणाल, प्रिया, जहीरा, अमीन, ताजामुल, दिव्या, सौम्या, तनु, महिमा, रिया, सौरभ, मणि, गंगा, अक्षिता, उर्वशी, संकेत, कमलेश, मनीषा, रुचि, संभवी, नवजोत, डॉक्टर मोहित, स्नेहा, मानसी, प्रांजल, साक्षी, कविता, अंकित, आंचल, अनुराग, अलका, शुभम, सत्यम, गौरव, सायरा, शर्मिन, ऋषांक, अभिषेक, गंगराज, अभिषेक, कवि, निखिल, आशुतोष, अर्जुन, ऋषि, तरनजीत, ऐश्वर्या, आदर्श करेक्ट आंसर्स। इसके अंदर ये जो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि 92 पीवीटीजीएस है, असल में 92 या 95 नहीं 75 ही है, तो थर्ड इज रॉन्ग, उस हिसाब से ये चला गया, ये चला, ये तो आंसर इज सी 1 2 4। अभी इसमें तो जो अगर पेयर टाइप का करते तो ये ज्यादा टफ हो जाता। दूसरा ये 75 या 95 है, इतना हम रटके नहीं जाते थे, असल में टफ है। ऑफ कोर्स जो गैस मास्टर है वो क्या कहेगा नहीं कि जो भी डेट्स नेम्स नंबर्स आर रॉन्ग तो ये गलत होगा, इसलिए ये गलत होगा, जवाब होगा सी। भाई ये कोरोना से पहले का पेपर है, उस वक्त वो टोटके चलते थे, आजकल टोटके कदम चलते हैं। खैर, तो दूसरी बात, बीच में एक ऐसा जमाना आया कि बार बार वो पीवीटीजीएस ग्रुप के बारे में पूछने लगे कि जैसे ये इरुलर एंड कोंडा रेड्डी आर इन दिस स्टेट, ये वाले ये स्टेट में है, ऐसा मैथ द फॉलोइंग पूछने लगे। तो 2-3 साल कंटिन्यूस पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे ये ट्रेंड है, तो फिर वही करने लगे, फिर चौथे साल से कुछ पूछा ही नहीं। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको याद करके नहीं जाना, आपको पता होना चाहिए आपकी स्टेट में कौन से पीवीटीजीएस ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में एक सीडी ग्रुप है जो अफ्रीका से आए थे, तो हाँ मुझे तो पता है, आपको भी अपने स्टेट का कम से कम पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। नाउ ये जो पीवीटीजीएस ग्रुप है उनके सर्वांगीण विकास के लिए योजना बनी, उसका नाम है पीएम जनमन स्कीम। जनमन स्कीम, तो उसमें सर्वांगीण विकास क्या होता है, हाउसिंग, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ करेंगे। तो अलग अलग मिनिस्ट्री की जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं वो सब यहाँ पर अच्छे से अमल करेंगे, ऐसी पीएम जनमन स्कीम है। ये मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूं, आप हैंडआउट में देखेंगे, इट इज क्लियर। तो पीएम जनमन क्या है, वो केवल पीवीटीजीएस ग्रुप्स के लिए है कि जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में ये जरावा, शोम्पेन वगैरह ट्राइब्स के लिए। फिर सरकार को लगा कि ऐसा सर्वांगीण विकास तो बाकी भी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो पीवीटीजीएस नहीं है, अपन शेड्यूल ट्राइब है, तो उनके गांव में भी करना चाहिए। खासकर नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में करना चाहिए, और बाकी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर ट्राइबल आबादी ज्यादा है वहां पर करना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। आपका ठीक है, बराबर लॉजिक बात है कि पीवीटीजीएस के लिए जनमन है और बाकी शेड्यूल ट्राइब के लिए है जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है। फिर मिलती जुलती एक और योजना तीसरी लॉन्च कर दी कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, और इसकी भी सब गोल गोल बात है। तो मतलब क्या इसमें क्या उसमें खुद से पढ़ो तो आप जानते हैं, पीआईबी का लंबा लंबा आर्टिकल मैंने पढ़ा, फिर मैंने 3-4 एआई को भी दे दिया कि देखो ये योजना का ये पीडीएफ है, ये योजना का ये पीडीएफ है, ग्रॉक, चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी और एक और भी है परप्लेक्सिटी, 4 को फिर किया। तो वो भी कंफ्यूज हो गए, फिर जबरदस्ती का डिफरेंशिएट करके वो निकाले, अभी इसको 20,000 दिया, इसको 30,000 करोड़ दिया, ये ऊपर टीम का दैट इज गोइंग ऑन। सो बेसिकली दिस इज बिकमिंग जस्ट लाइक पीएम गति शक्ति। जो एनआईपी है वही पीएम गति शक्ति है, वही तीसरा कुछ और है, ये ऐसी बात है। फिर वो हैंडआउट में दिया, जितना याद है ठीक है, बना आगे बढ़ो। फिर एक चीज होती है ट्राइबल सब प्लान, वो तो मतलब काफी पुराने समय से 1974 कि हर एक स्टेट में शेड्यूल ट्राइब की जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में एजुकेशन मिनिस्ट्री स्कूल का पैसा अलॉट करे, हाईवे मिनिस्ट्री रोड का पैसा अलॉट करे, हेल्थ मिनिस्ट्री हॉस्पिटल का पैसा अलॉट करे, तो ऐसा ट्राइबल सब प्लान है। अब वैसे 5 ईयर प्लान तो बंद हो गए, लेकिन ये जो ट्राइबल सब प्लान है, एससी एसटी सब प्लान, ये सब चीजें अभी भी जारी है। लेकिन अभी इतना फेमस नहीं है कि उसका कोई ज्यादा एमसीक्यू टाइप का सीन बने, क्योंकि उसमें समझो जो भी पैसा होगा वो सरकार के रीपैक करके ये बाकी योजना बताती होगी कि जनमन योजना है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है वगैरह वगैरह। तो दैट इज डन। फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, एकलव्य मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, रेसिडेंशियल मतलब हॉस्टल की सुविधा के साथ, तो ऐसे स्कूल तो हैं, इसमें और रिक्रूटमेंट करेंगे, ये सब करेंगे, ऐसा बजट बोलेगा। शेड्यूल ट्राइब्स के उत्थान के लिए फॉरेन एनजीओ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी कुछ योजनाएं और इनिशिएटिव चलते हैं। मैंने हैंडआउट में कुछ दिए हैं जो इंडिया ईयरबुक में है, पीटी 1275 में दिए, वो सारे नहीं दिए, उसका कारण भाई वो तो लंबे हो जाओगे, इतना याद नहीं रहेगा। बिसाइड सिटीज एक्सपेक्टेड कम से कम ईयरबुक में दिया, इतना 4-5 तो याद होना चाहिए। तो जैसे आइस स्तूप, आइस स्तूप मतलब क्या, ग्लेशियर का कुछ करते हैं, आर्टिफिशियल ग्लेशियर का बनाएंगे, ऐसा चल रहा है, वो सोनम वांगचुक की संस्था द्वारा हो रहा है। थाउजेंड स्प्रिंग्स इनिशिएटिव, तो ट्राइबल एरिया में पानी की जो किल्लत है उसके वास्ते कुछ करेंगे। गोल, तो वो शेड्यूल ट्राइब यूथ के अंदर फेसबुक लीडरशिप ट्रेनिंग करेगी वगैरह वगैरह। सो इट इज गिवन इन योर हैंडआउट बिकॉज़ इट इज गिवन इन इंडिया ईयरबुक। माइनॉरिटीज डन, शेड्यूल ट्राइब डन, नाउ एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस। तो यहाँ पर मंत्रालय कौन से आएंगे, सोशल जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, इसके नीचे 2 डिपार्टमेंट है, एक तो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट खुद से, दूसरा पीएच के लिए दिव्यांग डिपार्टमेंट। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो पहले आप जानते हैं वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, फिर 102nd अमेंडमेंट से बना। फिर कुछ वैधानिक संस्था है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वो पीएच के लिए, और ट्रांसजेंडर के लिए एक नेशनल काउंसिल है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और भी चीजें वो हैंडआउट में देखना। फिर शेड्यूल का सब कैटेगराइजेशन, उसके लिए वो सब लंबी चौड़ी कहानी है, वो आप वैसे आपको एक लाइन में तो पता ही होगा, तो वो सब हैंडआउट में थोड़ा बहुत दिया होगा, बाकी आप देखना पॉलिटी कोर्स के अंदर। नाउ एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए कुछ बिजनेस लोन, कुछ हॉस्टल एजुकेशन की योजनाएं, कुछ इंटरकास्ट मैरिज करने पे सरकार पैसा दे, ऐसी कुछ योजनाएं हैं। हालांकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पीवाईक्यू भी उठा के देखें तो खास पूछने का रिवाज है नहीं, फिर भी जो नई योजनाएं बनी हाल के वर्षों में जान लेते हैं। देखिए एक तो योजना थी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, वो ऐसा कि जहां पर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 50% से ज्यादा हो तो उस गांव को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे, पर एक्जिस्टिंग स्कीम्स अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसी योजना थी। फिर शेड्यूल कास्ट सब प्लान था, बाबू जगजीवन राम हॉस्टल योजना थी। तो ये तीनों को एक छतरी में लिया गया, छतरी का नाम है पीएम अजय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। कौन चलाएगा, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, तो दैट इज पीएम अजय। अच्छा पीएम विकास क्या था, पीएम विकास था माइनॉरिटीज के लिए। अच्छा तो फिर जनमन क्या था, जनमन था पीवीटीजीएस के लिए। तो मुझे सारी सब चीजें याद नहीं रहेंगी, पर इतना तो मुझे एक लाइन में याद है कि भाई अजय मींस शेड्यूल कास्ट के लिए, विकास मींस माइनॉरिटी के लिए, जनमन मींस पीवीटीजीएस के लिए। तुमको कैसे याद है, च्यवनप्राश खाया नहीं भाई, साल में मैं 2-3 बार पढ़ाता हूं तो खुद का रिवीजन भी हो जाता है, आपको भी करना चाहिए।
इसके अलावा और भी योजना है, पर अगेन जो पीवाईक्यू एमसीक्यू के हिसाब से देखें तो बहुत यूटिलिटी इतनी है नहीं। असीम योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, विश्वास स्कीम, ये सब में समझो बिजनेस स्टार्टअप को लोन में कुछ मदद की जाएगी। फिर सरकार लेके दक्ष, दक्ष मतलब स्किल के साथ जुड़ा होगा कुछ, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट कास्ट ओबीसी, ईबीसी, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर, ये सबको हम तालीम देंगे, ऐसी दक्ष योजना है। डीनोटिफाइड ट्राइब्स क्या है? वो अंग्रेजों के जमाने में कि ये सब आपराधिक क्रिमिनल ट्राइब्स ऐसा डेजिग्नेट करके उनको ऑस्ट्रिसाइज किया गया, फिर सरकार ने जब आजादी मिली तो वो सब लिस्ट डीनोटिफाई किया, तो उनके उत्थान के लिए अलग-अलग योजना होती है। वैसे एक सीड योजना है, तो फ्री में कोचिंग, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, स्किल, इंश्योरेंस, ये सब मिले, काम कौन देखेगा? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री देखेगी। ओबीसी सब कैटेगराइजेशन वगैरह वो आप जानते हैं, तो आप पढ़ लेना। यशस्वी, यशस्वी है स्कॉलरशिप स्कीम है क्लास 9 टू 12 के लिए, ओबीसी, ईबीसी और डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। ईडब्ल्यूएस तो 103rd अमेंडमेंट से आया 10% रिजर्वेशन इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 8 लाख की इनकम लिमिट है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री देखता है काम। योजना होगी पर कुछ एमसीक्यू का सीन बने ऐसा, ये बड़े नेता, ये स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे योजना, ऐसा सीन कम है और इस कारण से उसका एमसीक्यू का सीन कम बनता है। ये सब आपके हैंडआउट में दिया कि ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं, डिपार्टमेंट कौन से हैं, योजनाएं कौन सी हैं, ये सब दिया है। अब क्योंकि हमने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री देखा, तो बाकी भी मिनिस्ट्री आगे पीछे की देख लेनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस के नीचे जाने लायक क्या है? 3 डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। फिर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब नीति आयोग जैसा, लॉ कमीशन, वो इसलिए बनता है ताकि कानून में क्या सुधार करने उसका सब बोले। स्टैट्यूटरी बॉडीज कानून से बनी। एक तो नालसा होता है, वो गरीबों को फ्री में वकील की सुविधा दे, ऐसा साल स्टेट लेवल पे होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो एलएलबी लॉयर्स का सब रेगुलेट करता है। डिलिमिटेशन कमीशन, सीमांकन आयोग की ये इतना एरिया इसमें से एक लोकसभा सीट होगी, वो सब करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? इलेक्शन कमीशन। फिर कुछ एप्स है, न्याय बंधु, लॉ, वो सब गरीबों को सलाह देने के लिए। सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब ऐसा एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लेकिन उसके नीचे एमसीक्यू के लायक कुछ है ही नहीं, तो मैंने कवर नहीं किया है। सो माइनॉरिटीज, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो गया। विमेन, देखिए वीमेन में भी मिनिस्ट्री क्या, महिला बाल विकास मंत्रालय होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टैट्यूटरी बॉडीज के नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन है। फिर एडॉप्शन, बच्चा गोद लेने के लिए कारण नाम की संस्था, वो भी जुवेनाइल जस्टिस या किसी तहत बनाई है स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके बाद बहुत सारी योजनाएं जो अभी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं। मेरे कुछ ऐसी बॉडीज थी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, राष्ट्रीय महिला कोष, फूड न्यूट्रिशन बोर्ड, ये सभी महिला बाल विकास मंत्रालय के नीचे था, लेकिन सरकार को लगा इसमें बहुत खर्चा आता है, काम कुछ हो नहीं रहा है, ये सारी चीजों को बंद कर दिया, ये पैसा बचाना है। सन मेटा प्रेफरेंस, वो इकोनॉमिक सर्वे ने नाम लिया कि मान लो ये कपल को पहला जो बच्चा पैदा हुआ लड़की थी, तो कहने दूसरी बार ट्राई करते, वो भी लड़की हुई तो तीसरी बार ट्राई करते, फिर लड़का हुआ तो काम चौथा बच्चा पैदा नहीं करना। इसका मतलब क्या, इनको हर बार बेटा चाहिए था। सन मेटा प्रेफरेंस मतलब बेटी के बदले बेटे की चाह। इन अदर वर्ड्स ये जो 2 लड़कियां हुई, ये हुई अनवांटेड और इनका हेल्थ एजुकेशन सब नेगलेक्ट होगा, ऐसा 21 मिलियन भारत में अनवांटेड गर्ल्स है, ऐसा सब इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। और अनवांटेड गर्ल्स हैं तो फिर उसका पूरा एजुकेशन वगैरह में नेगलेक्ट होता है, जल्दी से उसकी शादी हो जाती है, जल्दी से प्रेगनेंसी, करियर आगे बढ़ता नहीं। और आप पाएंगे पंजाब में प्रोडक्शन या जीएसडीपी के हिसाब से आप बोले कि बहुत तरक्की है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आप पाएंगे कि महिलाओं की स्थिति ज्यादा है, बेहतर है। ये सब हालांकि मीन्स का मुद्दा है, तो मीन्स के अंदर जून जुलाई में देखेंगे। तो लड़कियों की शादी की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? अंग्रेजों के जमाने में 15 ईयर्स था, फिर बढ़ा के किया 18 ईयर्स, फिर एक जया जेटली कमेटी बनी, उसने कहा बढ़ा के 21 ईयर्स करो, हालांकि उसका भी वो इंप्लीमेंट होना बाकी है। महिला विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर क्या है? 5 याद रखना है। अब इसमें सब बातें हैं, एक तो सेक्स रेशियो बर्थ वो बढ़ा के 954 करना है, चंडीगढ़ केरला में अचीव कर लिया। अभी फीमेल डिवाइड बाय मेल, तो दोनों को सेम सैलरी नहीं मिलती, सेम काम करे तो महिला को पुरुष के मुकाबले 0.7 टाइम्स ही मिलता है, या 70% ही मिलता है, तो वो 1 होना चाहिए, मतलब एक काम के लिए पुरुष को 1 रुपया मिला तो सेम काम के लिए महिला को भी 1 रुपया मिलना चाहिए। 15 to 49 एज ग्रुप में डोमेस्टिक वायलेंस 33% महिलाएं फेस करती हैं, तो उसको कम करके 0 करना है। उसी तरह बाकी भी चीजें हैं, जैसे लोकसभा विधानसभा में 9% वीमेन है, जो भी 2016 का उन्होंने बेस दिया हो, उसको बढ़ा के 50 करना है। हालांकि इसके लिए सरकार ने आप जानते हैं अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और वो सब अमल किया, लेकिन वो अब नेक्स्ट जब होगा तब निकल के आएगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का रेशियो इंप्रूव करना है वगैरह वगैरह। तो ईयरबुक इन्फॉर्मेशन डन, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एंगल हैंडआउट में ये देख लेना, सन मेटा प्रेफरेंस मैंने आपको बताया। उसके बाद रिपोर्ट रैंकिंग के नाम पे एक तो यूएनडीपी का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, उसका लेटेस्ट डेटा आपके हैंडआउट में दिया है, टाइम मिले देख लेना। आजकल मैं देखता हूं कि ये जो रिपोर्ट रैंकिंग है, अब यूपीएससी को भी पता है कि आपको पता है कि कोचिंग वाले आपको रटवा के गए, तो इसमें खास कुछ सवाल आते नहीं। और जो नॉन आईएएस एग्जाम है, ये सीरियस सीएपी वगैरह में कुछ पूछ लेता आपके ऑब्जर्वेशन के लिए है। अदरवाइज आई वुड नॉट लूज स्लीप ओवर इट लाइक आई यूज्ड टू लूज स्लीप ओवर इट 10-20 ईयर्स अगो। उतना भी मैं नहीं देखूंगा जब आप पीवाईक्यू देखिए उसकी। थोड़ा एक दो चीज पढ़ते हैं फिर देख लेते हैं। जीरो से लेकर मान लीजिए जो भी महिलाएं हैं, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मान लो 60। इसका मतलब क्या, वो जो भी वर्किंग एज ग्रुप में जितनी महिलाएं हैं उसमें 60% या तो काम कर रही हैं या काम की तलाश में है। तो पहले जब एग्रेरियन सोसाइटी थी 70-90 वगैरह में, तो जितनी महिला थी स्वाभाविक है सब लोग अपनी खेती-बाड़ी में या किसी जमींदार के यहाँ काम तो करती थी। तो एग्रेरियन रूरल सोसाइटी में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज वेरी हाई। उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिक क्रांति, तब आप देख रहे हैं कि ये तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिर के मान लो गया 15। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नए जॉब्स क्रिएट हुए वो सब शहरी इलाकों में फैक्ट्रियां खुलने लगी। उस जमाने में महिलाओं की पढ़ाई लिखाई बहुत कम रहती थी और वो गांव में रहती थी, सिटी में नहीं रहती थी। सिटी में उनका हस्बैंड या फादर आएगा या ब्रदर आएगा, तो इसलिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होने लगा, क्योंकि सब जॉब्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी शहरों की तरफ चली गई। उसके बाद तो मतलब आप समझो ये ग्राफ क्या कहना चाहता है कि इंडस्ट्रियल अर्बन सोसाइटी बनने से अपने आप महिलाओं के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं हो जाते जब तक उनका एजुकेशन और वो शहरों में रहना शुरू नहीं करें। फिर आप आएंगे 1940, 70, 80, 70, 80 के बाद ये बढ़ना शुरू हो गया। इसका एक कारण सर्विस सेक्टर जॉब्स क्रिएट हुए, कॉल सेंटर, होटल, टूरिज्म वगैरह। बर्थ कंट्रोल पिल्स इन्वेंट हुई, तो 2 बच्चों के बीच गैप रखना, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, सब महिलाओं के पास अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर कंट्रोल आया और पढ़ाई लिखाई भी इंप्रूव हुई। तो ये एक प्रकार से आप देखो यू शेप का बन रहा है कि शुरू में गिरेगा फिर वापस ऊपर जाएगा। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट ये सोचते थे कि देखो जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सीधा नहीं बढ़ता है, ऐसा यू शेप में धीरे धीरे बढ़ता है। तो अमेरिकन एक इकोनॉमिस्ट क्लॉडिया गोल्डिन, उसने कहा नहीं, ये यू शेप रिलेशन है। मैरिड वीमेन का एलएफटीआर, वो एजुकेशन, बर्थ कंट्रोल पिल, सभी सेक्टर इकोनॉमी आने के बाद बढ़ता है, तुरंत नहीं बढ़ जाता है। उनकी इस रिसर्च के लिए 2023 का नोबेल इकोनॉमिक्स जैसे एवरेज रिक्स बैंक प्राइस फॉर इकोनॉमिक साइंस इनको मिला है फॉर रिसर्च ऑन वीमेन लेबर मार्केट आउटकम्स। तो एसडीजी गोल्स और थोड़ा बहुत हमने देखा, इसके बाद और भी बहुत सारी योजना है, उसके बाद चिल्ड्रन पीएच, एलजीबीटी सब देखना है। तो ब्रेक के बाद देखते हैं, ब्रेक में आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. 10 more seconds. हाँ तो मित्र आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन? टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट. मोहित, नंदिनी, अंकुश, किशोर, प्रीतेश, शुभम, देवांशु, दिवाकर, साहिल, अभिषेक, यास्मीन, कीर्ति सिंह, कविता, प्राची, यश, सईद, साक्षी, शामली, अनिश, राजीव, गंगा, हिमांशु, अंकित, सैनी, अंकिता, संकेत, दीक्षा, अंकिता, सोहेल, रजत, कौशल, उर्वशी, कविता, सेमी, रंजीत, सौरभ, विकुल, विकास, उदय, अभिषेक, चवि, निखिल, अर्जुन, आशुतोष, ऐश्वर्या, निशिता, ओम, अमर, अमन, करेक्ट आंसर्स. देखिए इन्होंने जो पॉवर्टी लाइन बनाई कैसे कि भाई शहर में आप 1000 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते, गरीब है, गांव में 816 भी नहीं कर सकते, करीब है. तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सुरेश तेंदुलकर ने पहले तय किया कि 1000 रुपए शहर वालों को खर्च करने चाहिए. फिर उस हिसाब से अच्छा तो फिर ठीक है गांव वालों ने 20% कम में भी वो जी सकते हैं तो 100 रखो. तो ये ऐसा बोला कि कमिटी यूज्ड एन ऑलरेडी अर्बन पॉवर्टी लाइन एज रेफरेंस फॉर डिराइव बोथ रूरल एंड पॉवर्टी लेवल्स, तो वो करेक्ट है. दूसरा क्या बोलता है कि इन्होंने पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि कैलोरी के हिसाब से 2400 कैलोरी वगैरह रखो, तो ऐसा तो है नहीं, इन्होंने तो फूड, क्लोथ, शेल्टर बहुत सारा कुछ देखा है. तो सेकंड इज रॉन्ग, तो इसलिए आंसर क्या है? द आंसर इज 1 ओनली. लेकिन ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है ये तो बुक में दिया नहीं है, तो रूटीन बुक्स में दिया ही नहीं, तो मुझे भी नहीं पता था, तो इन्होंने पूछा फिर मुझे सर्च करना पड़ा. तो टफ क्वेश्चन, मतलब ये सीडीएस में आजकल यही हो रहा है, चाहे आप सीपीआई के सवाल देखो या पॉवर्टी के सवाल देखो, रंगराजन कमेटी और ये वो ऐसा पूछ रहा है जो हमने जानते नहीं. सो टफ एरिया. हालांकि फिर उसमें ज्यादा रिसर्च करके मान लो मैं 20 पेज का और मटेरियल बनाऊं, तब तक ये होगा कि वो पूछना बंद कर देगा, फिर वो नया लेके आएगा कि शेयर बाजार का पूछो. पर शेयर बाजार में तो अच्छी बात है कि ऑलरेडी 70 टू 100 पेज का हम पीएचडी कर चुके हैं, तो तीसरा चौथा कुछ लेके माइक्रो इकोनॉमिक्स करो. लेकिन अच्छी बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स भी मैंने कवर कर दिया, वो रिकॉर्डेड क्लास है 2023 की, आप देख लेना जब कोर्स खत्म हो. मतलब यूपीएससी का काम भी एक प्रकार से ड्रोन मारते रहे, आपके पास डिफेंस सिस्टम से आप डिस्ट्रॉय करते रहे, कुछ बच जाते हैं तो फिर अटैक होते रहते हैं. तो वी आर लुकिंग एट वीमेन डेवलपमेंट ईयर बुक, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एंगर, सन मेटा प्रेफरेंस इंडेक्स रैंकिंग आप देख लेंगे, नोट में दिया एसडीजी गोल्स देखे. अब महिला मतलब मदर्स के हेल्थ के लिए क्या है योजना है, तो मातृवंदना योजना 5000 रुपए देंगे, जननी सुरक्षा योजना 1000 रुपए देंगे, ये ऑलरेडी हम पिलर 6 में देख चुके हैं गुरुवार को. फिर आगे कुछ और छोटी छोटी योजनाएं देखनी अभी. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्योंकि भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हो रहा था, तो महिला बाल विकास मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, एचआरडी मिनिस्ट्री जिसका नया नाम है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सब लोग मिलकर ले आए. इसमें ये है कि एक तो पीसीपीएनडीटी एक्ट, मतलब वो प्रेग्नेंट वीमेन का अल्ट्रासाउंड करके बेटा बेटी ये सब आप नहीं कर सकते, डॉक्टर को उसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़े, वो सब स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करेंगे. लड़कियों के लिए स्कूल में अलग से टॉयलेट्स, फ्री कोचिंग, स्कॉलरशिप, सुकन्या समृद्धि, फिक्स डिपॉजिट स्कीम, पॉपुलर मंडी याद करो बेटियों के लिए, अवेयरनेस जनरेशन, ये सब करना है, ये बात हुई. तो दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आता है. उसके बाद बेटियां बड़ी हो गई तो उसका स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए स्टेप स्कीम है, फिर महिला समृद्धि योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में 3% कोटा है, से लेके बहुत सारी छोटी मोटी योजना है, एक एक लाइन में है, हैंडआउट में दिया, आप देख लेना. चलिए उसका पढ़ा भी दिया, बिजनेस और स्किल डेवलपमेंट भी हो गया. फिर शादी हो गई, शादी हो गई तो कबीर सिंह जैसे मिल जाए, डोमेस्टिक वायलेंस. तो क्या क्या है उसके लिए, देखिए ऐसे में लॉजिकली याद करता हूँ कि चलो शादी हो गई तो फिर क्या थे, एलपीजी सिलेंडर, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर बीपीएल फैमिलीज, वो हम पिलर 5 में देख चुके हैं. नाउ जॉब शुरू किया पर वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की तकलीफ, तो शी बॉक्स नाम का कंप्लेंट बॉक्स वो विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू करा है, उसकी विशाखा गाइडलाइन और भी चीजें वो आप पॉलिटी में देख लेना. फिर ये जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, तो उसमें बहुत सारी कुछ योजनाएं हैं, वो अभी नेक्स्ट आएगा, अगेंस्ट वायलेंस. तो गांव में मान लो कि जो भी पति पत्नी ससुराल वालों के साथ कुछ विवाद हो गया, तो ग्राम पंचायत लेवल पे अलग से नारी अदालत होगी ताकि नॉर्मल कोर्ट्स में विवाद पहुंचे नहीं. वो नारी अदालत मतलब समझो टिपिकल नॉर्मल जुडिशरी जैसा नहीं, वापस में मीडिएशन कराएं, ऐसी कुछ महिला एनजीओ और एक्सपर्ट वगैरह ऐसी बात है. महिला पुलिस वॉलंटियर्स, बहुत सारे स्टेट्स में स्टेट पुलिस में 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन, ये सब है. फिर मोबाइल के अंदर 5 और 9 नंबर पैनिक बटन, वो चीज़ की फैसिलिटी की गई. पति मर जाए तो उसका डेथ सर्टिफिकेट उसमें विडो यानी विधवा का नाम लिखा जाए, ताकि बाद में जो भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का पैसा आना है उसमें ससुराल वाले जिग जिग कम करें. पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है बच्चे को, तो उसमें फादर या हस्बैंड का नाम लिखना जरूरी नहीं, ताकि ये जो भी मान लो विधवा है, कोई डाइवोर्सी है, सिंगल मदर है, तो उनको दिक्कत नहीं हो. ये सब इनिशिएटिव लिए गए, ऐसा इंडिया बुक में लिया है, लिखा है, तो हम याद रखना है. फिर मिशन शक्ति, उसके नीचे 2 कंपोनेंट है, संबल मतलब वो सेफ्टी के लिए, सामर्थ्य मतलब वो एम्पावरमेंट बिजनेस स्किल जॉब के लिए. उसके नीचे और कौन सी योजना है वो सब एक एक लाइन का मुद्दा, हैंडआउट में ग्राफिक्स दिया है, आप देख लेना. तो संबल फॉर सेफ्टी, सामर्थ्य फॉर एम्पावरमेंट. तीसरा वात्सल्य है, वो मदर चाइल्ड के लिए. फिर वर्किंग वीमेन के लिए हॉस्टल शेल्टर, तो इसके लिए सखी निवास नाम की योजना है, फॉर हॉस्टेल्स फॉर वर्किंग वीमेन. फिर मान लीजिए कोई डाइवोर्स या रेप विक्टिम है, तो सरकार ने उनके लिए स्वदर गृह ऐसा शुरू किया. फिर प्रोस्टिट्यूट्स के रिहेबिलिटेशन के लिए उज्ज्वला शेल्टर स्कीम खोली. फिर कहा अभी 2 अलग अलग सेंटर नहीं खोले, कलेक्टिवली इसको कहेंगे शक्ति सदन, शक्ति सदन. जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो राज्य सरकार उस पर स्टैम्प ड्यूटी मांगता है. अब उसमें कुछ स्टेट्स ने ऐसे रिफॉर्म किया कि जैसे गुजरात में हस्बैंड या फादर अपने नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करे तो स्टैम्प ड्यूटी 5.9%, लेकिन महिला या बेटी के नाम पे करे तो 4.9%.
तो इससे फायदा क्या है, अगर प्रॉपर्टी महिला के नाम पे है तो डोमेस्टिक वायलेंस या घर से निकाल देंगे, ये सब रिस्क कम रहता है। तो 2024 बजट में केंद्र सरकार ने ये कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट्स को एनकरेज करेंगे कि वो ऐसा स्टैम्प ड्यूटी कंडीशनल करे, कम करे। एनकरेज करेंगे का मतलब क्या, जो स्टेट ऐसा करेंगे तो ये जो 15 फाइनेंस कमीशन की अर्बन एरिया में ग्रांट्स आने वाली है उसमें तुम्हें थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे, ऐसा कुछ लॉलीपॉप होगा। ये भी नंबर्स में बताया 5.9 4.9 वो तो इमेजिनरी, असल में वो बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है। तो सेंटर्स बना दिए, फंड्स बनाते हैं। एक तो राष्ट्रीय महिला कोष है, लेकिन वो संस्था बंद हो गई अब तो, उसमें से सब लोन का पैसा महिला को जाता था। फिर एक निर्भया फंड, वो दिसंबर 2012 में दिल्ली में गैंगरेप के बाद नॉन लाप्सिबल फंड बनाया गया, मतलब मार्च महीने में फंड में पैसा खत्म होकर वापस चला गया, पार्लियामेंट का अप्रूवल चले, ऐसा नहीं वो पड़ा रहेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के नीचे निर्भया फंड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है, लेकिन इसमें से जो प्रोजेक्ट करने मान लो कि सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन वगैरह, तो वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास प्रपोजल जाता है, वो ग्रीन लाइट करे, अप्रूव करे, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको पैसा रिलीज करती है। तो दैट इज निर्भया फंड। तो ये सब एसडीजी गोल नंबर 5 को बहुत मदद करेगा। इसमें और भी बहुत सारे आए हैं, पर मीन्स का मुद्दा तो मीन्स में देखेंगे। तो माइनॉरिटीज, एसटी, एससी, ओबीसी, वीमेन, नाउ चिल्ड्रन, पीएच, एल्डरली, एलजीबीटी देखते हैं। चिल्ड्रन के नाम पे तो जो भी है वो कुछ खास है नहीं, तो हैंडआउट में देख लेना, 20 मिनट का काम है, 40 मिनट में वीडियो खींच लेगा। वो कुछ पोर्टल्स है, लेकिन पोर्टल्स भी मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी ने कुछ पूछा नहीं, अब ईयर बुक में दिया तो मैं पढ़ाते रहता हूँ, जब टाइम मिले तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। फिर आता है पीएच। तो पीएच के लिए भी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के नीचे दिव्यांग डिपार्टमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एंगल आपके हैंडआउट में दिया, डेफिनेशन भी क्या है पीएच की वो भी आपके हैंडआउट में दिया। तो गम्य भारत मतलब बिल्डिंग के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। फिर इनको ये सब व्हीलचेयर और सब जो भी डिवाइसेज हैं सस्ते में सब्सिडाइज रेट पे मिले, उसके वास्ते कुछ योजनाएं, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ योजनाएं। पर पीवाईक्यू के हिसाब से देखिए कुछ पूछने का खास सीन तो हुआ ही नहीं है, बट व्हाटएवर इज द स्कीम्स आपके हैंडआउट में दिया, टाइम मिले तो याद करने की कोशिश करें। तो पीएच इज डन, देन कम्स एल्डरली। एल्डरली में भी सेम सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल हैंडआउट में सब दिया होगा। डेफिनेशन क्या है, 60 या उससे ज्यादा की उम्र के। फिर इनके लिए एक वय वंदना योजना थी कि इनको कुछ इन्वेस्ट करे पैसा और पेंशन मिले, पर वो योजना भी अब तो बंद हो गई। फिर है अटल वयो अभ्युदय योजना, कि उसमें ये सब सीनियर सिटीजन को शेल्टर, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट देंगे। फिर एक और योजना है पीएम पोषण फॉर सीनियर सिटीजन, तो ये गरीब जो सीनियर सिटीजन है उनको भी आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन कहीं बुला के खाना खिलाएंगे, ऐसी योजना है। तो जानने लायक नई योजना तो दो ही हुई, अटल वयो अभ्युदय योजना, सर्वांगीण विकास है, शेल्टर, हेल्थ, स्किल, और खाने पीने के लिए पीएम पोषण फॉर सीनियर सिटीजन। अब इधर से ईपीएफओ में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, अटल वयो अभ्युदय योजना, फिर से मैं रिपीट करूँ क्या है, शेल्टर, हेल्थ, स्किल वगैरह जनरल सी बातें उसमें, अटल वयो अभ्युदय योजना। क्या जो भी है आपको मैं 40 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए इसमें क्या मिलता होगा। हाँ, तो आपको क्या लगता है अटल वयो अभ्युदय योजना में क्या मिलता होगा इनको? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। सईद, सुमन, स्वप्निल, कार्तिका, अंजलि, शिवांत, गौरव, उदय, समर्पिता, मोहित, अंकिता, शामली, अंशुल, हर्ष, कमलेश, नेहा, शेल्वी, तरनजीत, गुरिंदर, शिवानी, हर्षित, दारवी, गोपाल, खुशवंत, ओम, निकिता, फिर निशिता, ओम, शिवा, हर्षित, अंकित, आंचल, स्नेहा, महिमा, राजीव, अभिषेक, करेक्ट आंसर्स। अब सोचो भाई इसमें क्या दिया जा रहा है, शेल्टर, हेल्थ और स्किल दिया जा रहा है अटल वयो अभ्युदय योजना में। समझो इसमें इनको पेंशन तो मिल नहीं रहा है, अगर पेंशन मिल रहा होता तो मैंने पिलर 1 डी में पढ़ाई दिया होता ना आपको। पेंशन मिले ऐसी कौन सी योजना गरीबों के लिए, एनएसओएपी, जिसमें बीपीएल कैटेगरी के सीनियर सिटीजन को पेंशन मिले। उसके अलावा और कौन सी श्रम योगी मानधन, अटल पेंशन वगैरह वो योजनाएं थी। तो ये अटल वयो अभ्युदय योजना तो देखी नहीं जिसमें पेंशन मिलता है, सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन, वो मैंने आपको बताया था पिलर 4 बी में कि आपको आईपैड का नया ऐप डेवलप करना है, तो क्या 3-4 आईपैड के अलग-अलग स्क्रीन साइज के आप खरीदने जाओगे, इतना पैसा तो है नहीं। तो आप जाएंगे ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां पर ऑलरेडी ऐसा लैब बना है, जहां पर सारे जाके आईपैड रखे, फिर आप कोडिंग से टेस्ट करते रहोगे आप। तो आप सोचो कि जो बूढ़ा आदमी है वो आराम करेगा या स्टार्टअप खोलेगा, और उसको स्टार्टअप खोलना भी है तो सरकार के पास क्या इतना पैसा है कि उनको वो मौज देने के लिए अलग से कुछ नया खोलेंगे इंक्यूबेशन सेंटर। तो ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है कि बूढ़े लोगों के स्टार्टअप के लिए सरकार योजना चलाए, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी समझो वो 10 साल या 15 साल, तो उस पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब लॉजिकली वो बात सोचिए, जब आप पब्लिक फाइनेंस आईएएस ऑफिसर या जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में लोग बैठे उनको हिसाब करना पड़ेगा ना कि अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, पैसा कम है और सब लोगों को देना है। तो ये जो बात है कि गारंटीड मंथली पेंशन, ये तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो 3 इज रॉन्ग, तो यानी बी चला गया। इंक्यूबेशन सेंटर चलेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये भी चला गया। अब आप सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप उसको इंप्रूव करने के लिए रीजनल ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। मतलब ये बागबान मूवी में जो बच्चों के और ये सब हेमा मालिनी और बच्चन जो माँ बाप है उनके आपस में नहीं बनता है, इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप खराब है, तो इन सबको बुलाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे एक दूसरे को समझना चाहिए। भाई सरकार के पास ये मतलब अमेरिका स्वीडन हो गया, कितना पैसा है अपने पास कि ये सब करेंगे हम, तो ये भी कोई बात का सेंस नहीं है। मतलब सरकार के पास पैसा है तो भाई कुछ यूथ का ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी कि ये सब करती है, बागबान मूवी करती फिरेगी। तो दैट इज आल्सो नॉट मेकिंग सेंस, तो 2 इज आल्सो रॉन्ग, तो 2 इज रॉन्ग, तो फिर ये भी चला गया, सी भी चला गया। तो ये सब करके जो बचता है, तो बेसिक नीड्स जो है हेल्थ, शेल्टर, ये सब करेंगे, दैट इज का आंसर इज ये वन ओनली। मतलब आप समझिए इसका एग्जैक्ट ये इतनी फेमस योजना है ही नहीं कि कोई रट के जा सके, आपको लॉजिकली क्या बन सकता है उसकी कोशिश करनी चाहिए। एनीवेज, तो माइनॉरिटीज, एसटी, एससी, ओबीसी, वीमेन, चिल्ड्रन, पीएच, एलईडी डन, देन कम्स एलजीबीटी। तो याद रखना 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए कानून बना, इसमें सब बात है कि उनको आप भेदभाव नहीं कर सकते, मजाक नहीं उड़ा सकते, अलग से स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था रिजर्वेशन भी दो, लेकिन सरकार ने अभी तक रिजर्वेशन नहीं दिया, ये सब चीजें। जो पुराना इंडियन पीनल कोड था, जो बन गया भारतीय न्याय संहिता, तो आईपीसी के अंदर वो सेक्शन 377 था, उसमें सब तो सरकार ने उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द करवाया कि जो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं उनके बीच जो भी होमोसेक्सुअल रिलेशन है वो सब गैर कानूनी नहीं है। तो दैट इज देन, तो पीएचएलएल एलजीबीटी लास्ट में आता है ड्रग एडिक्ट्स। ताकि तुम ड्रग एडिक्ट्स तक कैसे पहुंच गए, वो जो इंडिया ईयर बुक है वो ये कहती है कि जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसने ये सब काम करने हैं, मतलब पूरे समाज के विकास और न्याय के लिए, अधिकारिता के लिए, तो उनका ये भी काम है कि नशेड़ी गंजेड़ियों का उत्थान करे। तो उसके वास्ते एक तो कानून है एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, और कुछ योजनाएं भी हैं, लेकिन वो सब योजनाएं कैसी, वो कोई नेता के नाम पे, कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे गंजेड़ी उत्थान योजना ऐसा है नहीं, तो उसका एमसीक्यू इसलिए बनता नहीं है। मैक्सिमम चीज की आपको याद रखना है तो मंत्रालय कौन सा है, तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री देखता है। दूसरा, जब आप निबंध लिखो, व्हेन यू राइट अ एसे ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो लोग क्या वो शुरू का याद रखना चाहिए एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, वीमेन, पीएच लिया। आपको ये भी याद रखना है एलईडी, एलजीबीटी, ड्रग एडिक्ट, सब कुछ, क्योंकि ये सब भी आगे बढ़ पाएंगे, तरक्की करेंगे तब अपना सर्वांगीण विकास होता है। तो डू रिमेंबर दैट इन एचआरडी रिलेटेड एसेज। आगे ये सब तो ठीक है। नई इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, नई इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि देखिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकार ने जो योजना शुरू की है वो सब एक एक लाइन की है, वो बहुत महान है, तो मैंने हैंडआउट में दिया है।
पर वो वन लाइनर है, मतलब वो बहुत सीन मुझे कम लगता है, शायद सीरियस में ज़्यादा पूछा है, इसमें कम लगता है, बट इट इज गिवन फॉर ऑब्जर्वेशन। नए बजट में क्या है वीमेन वीकर सेक्शन वगैरह के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव मुझे दिखाने, आपके तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, मैंने ठीक से देखा। देखिए बजट का जो आता है, मान लो 40 पेज है, तो मेरा एक सिस्टम है कि मैं उसको पेस्ट करूंगा टेक्स्ट फाइल में, तो टेक्स्ट फाइल में लाइन नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 करके, जो भी मान लो इसके 300 लाइंस बनते हैं बजट के, फिर मैं उसको एक्सेल शीट में डालता हूँ और एक्सेल शीट में मैं पिलर लिखना शुरू करता हूँ। अच्छा, ये दूसरे नंबर का सेंटेंस जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, ये पिलर 3 में आएगा, ये पिलर 4 एग्रीकल्चर का है वगैरह, ये पिलर 6 में आएगा, और फिर मैं शॉर्ट का कमांड दूंगा ताकि जब मैं हैंडआउट अपडेट करता हूँ तो कुछ भी मिस नहीं हो जाए। इस कारण से आप पाएंगे कि हर एक साल के बजट का जो था वो अलग अलग रिस्पेक्टिव हैंडआउट्स में आपको मिला। तो मेरी तरफ से मैंने कोई काम चोरी की नहीं, मैंने शॉर्ट का कमांड दिया तो 6 और 6 बी में मिला मुझे। 6 से मतलब हेल्थ में क्या हुआ कि कैंसर सेंटर और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खोलेंगे, हाँ वो किया। 6 बी में कुछ छोटा मोटा होगा, वो एजुकेशन के नाम पे वो क्या भारतीय मतलब मैन्युस्क्रिप्ट को कंजर्व करेंगे, आईआईटी में खोलेंगे, फिर वो कुछ भाषा का ट्रांसलेट करे हुए बुक आपको देंगे, भारतीय भाषा पुस्तक योजना वगैरह कुछ था। तो आई डन एक्यूरेटली। जब मैं नीचे देखता हूँ तो सी डी ई में कुछ है ही नहीं, तो यानी कि कुछ नथिंग स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव, नई कोई योजना महिला एससी एसटी वगैरह के लिए नहीं निकली है। बस तक खेल खत्म। अभी कल सोमवार को अपना आखिरी लेक्चर होगा, उसमें आखिरी हैंडआउट अपलोड होगा 6 मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह, तो दैट वी विल डू। हालांकि क्लास खत्म करने से पहले एक आध बार 2 पीवाईक्यू 1 2 देख लेते हैं। ये वाला ट्राई करो, मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ। हाँ, तो ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है जिसके बारे में कल रात पढ़ा था, आपको क्या लगता है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अनुराग, संकेत, शिवानी, दिवाकर, यास्मीन, सचिन, प्रांजल, दारवी, प्रवीण, प्रभात, दिव्या, संकेत, चीकू, सुरुचि, स्वप्निल, मेघा, सुप्रिया, स्नेहा, मानवी, छवि, संभवी, दीक्षा, प्रतीक्षा, आरती, यश, अंकित, ये सब लोग। फिर निशिता, ओम, शिवा, हर्षित, अंकित, महिमा, स्नेहा, आंचल, राजीव, अभिषेक एंड करेक्ट आंसर्स। मित्रों, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या था भाई? कल तो देखा था ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम। ये नाबार्ड वाले पैसे देंगे बैंकों को, नीचे महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा, अपना मानो 10,000 सेव करे, ये लोग 2,000 लोन दे, 12,000 का आचार पापड़ अगरबत्ती करेंगे, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलाएगी। तो ये तो आसान सी योजना थी। इसमें कहाँ भाई सीड फर्टिलाइजर डीजल पंप सेट फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को दे देंगे भाई, इतना पैसा कहाँ है सरकार के पास? और उसकी योजना भी जो पिलर 4 में देता होगा ना, 6 में हम थोड़ी पढ़ते, तो 3 इज रॉन्ग, तो इसलिए डी तो हो नहीं सकता। तो 11% लोगों को क्यों ये डी लगा मुझे समझ नहीं आया, कुछ लोगों को सी भी लगा, क्यों लगा आपको? फिर आप पहला वाला देखो भाई, सेटिंग अप लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स इन रूरल है। कहाँ भाई 12-15 लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आचार पापड़ अगरबत्ती करना इनको, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज नंबर ऑफ सेटअप करना, तो वो सब पीएलआई स्कीम वगैरह हम पिलर 4 बी में देख चुके। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है नहीं, सो वन इज आल्सो रॉन्ग। तो ये चला गया, सी चला गया, डी चला गया, सो द आंसर इज बी ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे और थोड़ा बहुत कुछ काम करेंगे। इसमें भी गैस मास्टर लेके आएंगे कि देखो सेटिंग अप लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री, मतलब ये एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट है, तो गैस मास्टर की रूल नंबर 1 के हिसाब से गलत है। फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात है, तो ये भी गैस मास्टर की रूल नंबर 1 के हिसाब से गलत है क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एंड देयरफॉर आंसर शुड बी वायलेशन बी। पर ये कोरोना से पहले का पेपर है तो टोट के चलते हैं, अब ऐसे कम चलते हैं। अब फिर भी मतलब 11% लोगों ने डी किया, 2% लोगों ने ई किया, तो मेरा उनको सवाल है, तो फिर कल जो हमने पढ़ा था आपको रिवाइज करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे कि ऐसे ही थे कि देख लेते हैं, आई वुड नॉट एडवाइज दैट। इसका कारण ये है कि आप ऐसे ठीक है एक बार देख लेते हैं, उसमें तकलीफ है जब आप 2026 की परीक्षा देंगे तब आप सीरियसली फिर से नहीं देखेंगे। आप यहाँ वो तो मैंने देख लिया था पिछले साल, और ऐसा ही करके एक भी बार ढंग से कोर्स कंप्लीट नहीं करते, फिर उनका प्रीलिम क्लियर नहीं होता। तो डोंट बी लाइक दैट। जब कोर्स आपने लिया या ज्वाइन किया तो तभी से ढंग से आपको कंप्लीट करना चाहिए। और मैंने आपको बताया हैंडआउट 50 पेज का, लेकिन कम से कम मैं लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, वो फेमस योजना है तो आपको करनी है, भले पूरा हैंडआउट आप नहीं कर पा रहे पिलर 6 में। तो ये रूरल लाइवलीहुड मिशन तो कल हमने पढ़ा था ना, तो आपको पता होना चाहिए यार। तो मित्रों हल्के में मत लीजिए, इकोनॉमी एग्जाम कई बार, और जो नहीं भी देंगे 2026 भी करें, बी सीरियस। एक और आखिरी सवाल करते हैं कि इनमें से कौन सी योजना सबसे पुरानी है? 30 सेकंड फिर लगाओ तुक्के। हाँ, तो कौन सी योजना सबसे पुरानी? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। तरणजीत, ईशा, ऐश्वर्या, रानू, अंशु, विनय, मोहित, आदित्य, प्रीतेश, दिवाकर, सुप्रिया, स्वप्निल, मोहित, संस्कार, साहिल, देवेंद्र, गीतांजलि, प्रवीण, ज्योति रंजन, प्रिंस, रिया, दीपक, गोमती, दिव्या, प्रशांत, हरदीप सिंह, दिग्विजय सिंह, उर्वशी, संकेत, नवजोत, मुनीष, जहीरा, आरती, दामन, हरदीप सिंह, शुभम, टीकू, सायरा, निशिता, ओम, शिवा, अंकित, महिमा, हर्षित, आंचल, अभिषेक, अर्जुन, निखिल, करेक्ट आंसर्स। देखिए दीनदयाल नाम की जितनी योजना है वो 9 आउट ऑफ 10 केस मोदी सरकार आने पे बनी, और हमको पूछा है ओल्डेस्ट कौन सी है, तो मतलब ये तो 2014 उसके बाद की होगी, तो ये नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने एक एक गांव को एडॉप्ट करना है, सरकार उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगी, बस एडॉप्ट करो, ठीक से योजना लागू करो योजना, तो भी मोदी सरकार आने पर आई है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो जो इससे पुराना होना चाहिए वो होगा सबसे पुरानी योजना, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो समय पीएम वाजपेयी के जमाने में आई थी, तो दैट इज द ओल्डेस्ट। अब क्या आपको लगता है एग्जामिनर ऐसा डायरी में लिख के बैठा है कि क्रोनोलॉजी? नहीं भाई, वो इंडिया ईयर बुक में दिया होगा, उधर से उठा के पूछ लिया, तो दैट इज इन सीरियस। यार खुशी की बात यह है कि ऐसा क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स अभी तक यूपीएससी में नहीं आया, मतलब आईएएस में नहीं आया, तो ये खुशी की बात है। आ भी सकता है, आएगा तो मैं तो क्लेम करूंगा, क्योंकि आप पाएंगे लगभग हर एक योजना में ब्रैकेट में मैंने लिखा होता है कि ये साल में पूछा क्या। आपको इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप कुछ याद करके जा सके, लेकिन कम से कम मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम, मतलब फेमस वाली तो अपने को पता है, जन आरोग्य योजना, ये सब जनधन योजना, दीनदयाल, ये सब सारी नई योजना जो शुरू हुई, स्मार्ट सिटी, अमरूद वगैरह वगैरह, फसल बीमा योजना, तो थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए एलिमिनेशन टेक्निक लगाने के लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं आखिरी लेक्चर के लिए, हालांकि वो टेक्निकली आखिरी नहीं है क्योंकि जून जुलाई में वापस मिलेंगे मेंस क्यूपी कोर्स के लिए, बट फॉर द सेक ऑफ दिस प्रीलिम वाला क्लास इट विल बी लास्ट लेक्चर। इसमें मुझे कोई गमगीनी नहीं है, मुझे खुशी है। खुशी इस बात की है, किसी इफ देयर इज अ बर्ड, तो चिड़िया का घोंसला होता है, एट सम पॉइंट आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अब ये जो बच्चा है अपना वो उड़ के चला जाए, फ्लाई करे। मतलब मैं भी ये चाहता हूँ पूरी जिंदगी आप ये कोर्स ना देखें, आगे बढ़े कुछ कि चलो ये सब्जेक्ट को हम बाकी सब्जेक्ट करेंगे, कुछ एग्जाम पास करेंगे, आईएएस नहीं हुआ तो दूसरी कोई एग्जाम पास करेंगे, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट।
तो टाइम पे भगवान की मेहरबानी मैं तो सोचता हूँ, वरना मान लो मैं बीमार हो जाऊँ, घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और टाइम पे कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। सो इट इज द गॉड्स ब्लेसिंग और जो विद्यार्थी हैं उनकी सब प्रार्थना शुभकामनाएं हैं। क्या तो कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स लाइक इट।